शुरू करते हैं सर फिर। हाँ। जी। सूर्य देवता का है अर्चन, जो करते जीवन का अर्जन, जिनके प्रकाश में सुख शांति मिले, जिनकी ऊर्जा से कण कण खिले, है उनको शत शत नमन, जो दे हमें स्वस्थ जीवन। छठ पूजा है इनका सत्कार, सभी को शुभकामनाएं अपरंपार, सभी को शुभकामनाएं अपरंपार। आप सभी को नमस्कार। मैं आशुतोष सिंह शिवाजी महाविद्यालय के हिंदी विभाग की साहित्यिक सांस्कृतिक समिति साहित्य संगम की ओर से छठ पर्व के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ शिवाजी महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर शिव कुमार सहदेव सर, हिंदी विभाग साहित्य संगम के प्रभारी प्रोफेसर रुचिरा ढींगरा मैम, कार्यक्रम के निर्देशक व वक्ता सर्वेश कुमार दुबे सर, साथ ही आज की विशेष अतिथि आस्था दीपाली जी जुड़ी हैं। हमारे साथ प्रोफेसर वीरेंद्र सर, डॉक्टर विकास सर, डॉक्टर ज्योति मैम, प्रोफेसर दर्शन पांडे सर, डॉक्टर राजकुमारी मैम, डॉक्टर अशोक सर, डॉक्टर सरिता मैम, डॉक्टर कंचन मैम, डॉक्टर प्रवीण मैम, डॉक्टर कल्पना मैम, डॉक्टर तरुण सर व डॉक्टर अरविंदर मैम जुड़ी हैं। मैं आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। अब मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार दुबे सर को आमंत्रित करूंगा कि वे आएं और हमें कार्यक्रम के संदर्भ में कुछ बातें बताएं। सर, आप आमंत्रित हैं। धन्यवाद आशुतोष। यह कार्यक्रम 2 अक्टूबर के कार्यक्रम से ही जुड़ा हुआ है, उसी का आप विस्तार समझिए। छठ त्योहार अब 2-3 दिन बाद 9 से शुरू हो जाएगा। खरना है, फिर उसके वो नहाए खाए है, करना है, पढ़ना है, तो पारायण 3 दिन का ये त्योहार कुछ ही दिनों बाद 2-3 दिन बाद ये प्रारंभ होगा। और ये संयोग है कि इस समय छठ मैया की धूम है। दिल्ली में 2 देवियों की ज्यादा गूंज सुनाई पड़ रही है। 20-25 वर्ष पहले हम लोग यहाँ वैष्णो देवी की चर्चा ज्यादा सुना करते थे, और ये 30-35 वर्षों से छठ मैया एक देवी की आराधना का दौर हम देख रहे हैं। और यह कार्यक्रम दोबारा इसलिए होना था कि ये आस्था बिटिया जो है वो बीमार हो गई थी, संक्रमित हो गई थी और बोलने की हालत में नहीं थी, तो हम सीधा इसका लाइव टेलीकास्ट नहीं देख पाए थे, सीधा प्रसारण हमारा नहीं हो पाया था। तो ये इसका एक ऋण था कि कभी जब भी ये ठीक होगी तो इसको हम सीधा सुनना चाहेंगे, और ताकि हम इसके शब्दों का उच्चारण और इसकी तर्ज और इसकी गायन प्रक्रिया को सीधे रूप से समझ सके। वैसे वीडियो से हमने समझा, और उत्तम से उत्तम डॉक्टर उत्तम जी बहुत प्रभावित हुए, और इन्होंने एक टिप्पणी की थी, अगर आस्था सुन रही हो, कि साहब वो गीत सुन के हमें अपने यहाँ के गीत की याद आ गई जो छठ मैया पे गाया जाता है। अब ये महत्वपूर्ण टिप्पणी थी उनकी, तो हमने उसी वक्त ये एक संकल्प ले लिया था कि कभी भी मौका मिलेगा तो हम आस्था का ही गीत सुनना चाहेंगे, लोकगीत, और छठ गीत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात यह है कि आज से 3 महीने पहले आशुतोष जी ने कुछ गायन प्रतियोगिता की, गायन के संदर्भ में, एक गीत के संदर्भ में कोई बात कही थी कि सर जी आप कह रहे थे पाठ के संदर्भ में, तो वो पाठ तो अनुमति नहीं मिल पाई। मैं सुंदरकांड का पाठ करना चाहता था शिक्षक कक्ष में, पर वो नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, निराश अध्यापक निराश नहीं होता है, और ये आपके माध्यम से एक ये संयोग बन गया कि हमें वो पाठ भी सुनने को मिल जाएगा। तो यह संयोग की बात है कि छठ मैया का त्योहार भी, छठ का त्योहार 2 दिन बाद शुरू हो रहा है, और उस अवसर पर यह गीत का आयोजन उस समय हमने लोकगीत उत्सव के रूप में किया था, और यह छठ गीत उत्सव के रूप में यह कार्यक्रम बनाया जा रहा है। तो मैं इसके आयोजन के लिए, नाम मेरा है, डॉक्टर उत्तम जी को तो मैं बार बार कह चुका हूं
करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो कार्य तो विद्यार्थी रूपी कृष्ण करते हैं। मेरा तो केवल नाम नाम होता है, और मेरी तरफ से चवन्नी नहीं लगती और फ्री में नाम हो जा रहा है, और मैं किसी को कहता हूं तो वो जल्दी विश्वास नहीं करता है। खैर, ये विद्यार्थियों की अपनी मेहनत है कि वो छठ त्योहार के अवसर पर इस तरह के छठ गीत उत्सव, छठ के गीत को उत्सव के रूप में मनाना, ये हमारी भारतीय परंपरा रही है। मैं जब व्याख्यान दूंगा तो एक गीत जरूर छोटा सा आपको सुनाऊंगा, आंचलिकता को लक्ष्य करके। और बिना आंचलिकता के केंद्रीयता हो ही नहीं सकती है। आप लोकसभा, पहली लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखिए, तो स्थान के नाम पर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने की बात कही गई है। डिजिटल आज तक नहीं हो पाया, क्योंकि स्थान का नाम लेते ही, जैसे चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र, अब चांदनी चौक का नाम लेते ही सबके ध्यान में चांदनी चौक की वो सकरी सकरी गलियां, वो बाजार और थोक व्यापार और लाल किला, ये सब ध्यान में घूमने लगता है। और रात रात भी वहां दिन की तरह प्रतीत होता है, तो वो एक दृश्य घूम जाता है। तो वो चांदनी चौक जब हम कहते हैं, तब चांदनी चौक अंचल के जितने भी विशेषताएं हैं, वो पराठा वाली गली और कौन सी गली, तो वो सारी कचौड़ी गली, सबका ध्यान हो जाता है। और कभी न कभी दिल्ली वासियों को उस क्षेत्र में जाना जरूर हुआ है। तो वहाँ की जो लोक व्यंजन है, उसका आनंद, अभी स्वाद लोग भूले नहीं है। तो इस आंचलिकता कुछ इस प्रकार की है एक क्षेत्र के संदर्भ में। वो जब बात आएगी तो उस समय मैं करूंगा। तो मैं अभी आशुतोष को शुभ आशीर्वाद देता हूं इतने अच्छे कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए। प्रभारी को हम हटा नहीं सकते, प्रभारी संवैधानिक संस्था है, वो अगर हम चाहे भी तो किसी को नहीं हटा सकते। प्राचार्य प्राचार्य होता है, प्रभारी प्रभारी होता है। अगर किसी का नाम नहीं भी आया है तो भी वो नाम बिना नाम के उपस्थित है। हमारे यहाँ जो अनंग की अवधारणा है, अनंग, बिना शरीर के, बिना नाम लिए भी वो आदमी उपस्थित है। तो इसको अन्यथा न लिया जाए, क्योंकि मैंने हिंदी विभाग का व्हाट्सएप छोड़ रखा है साप्ताहिक रिपोर्ट के लिए। तो वो प्रभारी का काम है, वो करेंगी, करती होंगी जरूर, और वो रिपोर्ट भेजेंगी। तो मैं आशुतोष को बधाई देता हूं, और उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से हिंदी विभाग को संयोजित किया है। और एक परिपक्व मैं कार्यकर्ता के रूप में, एक नेता के रूप में, विद्यार्थियों में जो नेता बनता है, सही नेता जो काम करना चाहता है, तो वो उस रूप में मैं इनको बधाई देता हूं। इनका भविष्य उज्जवल है और ये प्रगति के पथ पर आगे बढ़ें, यही ईश्वर से कामना है। और अब मैं आगे के कार्यक्रम के लिए उन्हें ये माइक सौंपता हूं। धन्यवाद सर। अब मैं छठ गीत उत्सव की जो है आज प्रोग्राम हुआ है, उसके छठ पर्व के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। छठ पर्व कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली त्योहार मनाने के पश्चात 6 दिन बाद कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। यह त्योहार कुल 4 दिनों का होता है। प्रथम दिन नहाय खाए, यानी इस दिन पवित्र स्नान और खाना जो अन्न होता है वो भगवान को चढ़ता है, और जो व्रती होते हैं वो सात्विक भोजन का आहार करते हैं, जिसमें भात यानी चावल, कद्दू यानी लौकी की सब्जी का सेवन किया जाता है। दूसरे दिन यानी खरना, व्रती इस दिन व्रत रखते हैं। इसमें बिना जल और बिना अन्न के व्रत किया जाता है। तीसरे दिन छठी मैया की आराधना की जाती है और डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर इस छठ का समापन होता है, और जो व्रती होते हैं वो अपना व्रत तोड़ते हैं।
छठ देवी सूर्य देव की बहन है, ऐसा कई पुराणों में जिक्र हुआ है। मार्कंडेय पुराण में कात्यायनी देवी, जो दुर्गा जी की छठवीं अवतार हैं, उनको भी छठ देवी के रूप में उल्लेखित या वर्णित किया गया है। उन्हें प्रसन्न करने के लिए जीवन के महत्वपूर्ण अवयवों में सूर्य व जल की महत्ता को मानते हुए इन्हें साक्षी मानकर भगवान सूर्य की आराधना तथा उनका धन्यवाद किया जाता है। धन्यवाद इसलिए किया जाता है क्योंकि सूर्य जीवन का स्रोत है, ऊर्जा का स्रोत है। तो यह त्योहार उनको धन्यवाद करने के लिए भी मनाया जाता है। गंगा, यमुना, किसी भी पवित्र नदी या पोखर के किनारे इस त्योहार की पूजा को किया जाता है। इस पर्व को अमेरिका, मॉरिशस, सूरीनाम, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अन्य देशों में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। दीपावली के 6 दिन बाद से यह पर्व शुरू होता है और 4 दिन तक चलता है। दिल्ली सरकार द्वारा इस पर्व के दिन छुट्टी की घोषणा की गई है। इस बार का छठ पर्व 8 तारीख यानी 8 नवंबर को शुरू होगा और 11 तारीख यानी 11 नवंबर को खत्म होगा। धन्यवाद। अब हमारे साथ विशेष अतिथि के रूप में आस्था दीपाली जी जुड़ी हुई हैं। मैं उनके संदर्भ में कुछ बातें बताना चाहता हूँ। आप आस्था दीपाली जी एक उभरती कलाकार हैं। आपने लेडी श्री राम कॉलेज फॉर विमेन से स्नातक की उपाधि प्राप्त करी है। आपने शास्त्रीय नृत्य संगीत में शिक्षा प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में डिप्लोमा प्रयाग संगीत समिति प्रयागराज व कंप्यूटर में डिप्लोमा आदि की शिक्षा प्राप्त की है। आपकी कुछ रचनाएं इस प्रकार हैं। जादू की छड़ी बाल कविता संग्रह, यह 2019 में अंतरा शब्द शक्ति प्रकाशन में प्रकाशित हुई। अमर उजाला, कलमजीवी व काव्यांजलि में आपकी अनेकों रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। दूरदर्शन पर आपकी संगीत, नृत्य व कविताओं का प्रसारण भी हुआ है। आपको विशेष सम्मानों से समय समय पर सम्मानित किया गया है, जिसमें कुछ इस प्रकार हैं। बाल श्री सम्मान नृत्य के क्षेत्र में आपको मिला, दैनिक भास्कर मेधावी छात्र सम्मान, बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन शताब्दी सम्मान व चित्रगुप्त सेवा सम्मान, जो उभरती प्रतिभा के लिए आपको 2021 में दिया गया था, आदि अनेकों सम्मान से आपको सम्मानित किया गया है। दीदी, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, आप अपने मधुर संगीत के साथ आए और हमें कुछ गीत सुनाएं। दीदी, आप आमंत्रित हैं। आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। वीडियो खुलवा दो आशुतोष। सर खुली हुई है, वीडियो भी खुली हुई है। अच्छा अच्छा, ठीक। जी जी, आपकी वॉइस भी आ रही है, वीडियो भी खुली हुई। जी, आप सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। सबसे पहले मैं शिवाजी महाविद्यालय के प्राचार्य एवं हिंदी विभाग के सभी गुरुजनों को सादर प्रणाम करती हूँ, जो उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। और सबसे महत्वपूर्ण आयोजन समिति का मैं आभार व्यक्त करती हूँ, जो उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में आने का मौका दिया। तो छठ पर्व के बारे में आप सभी को सर ने बता ही दिया है, तो मैं शुरुआत करती हूँ। जो मेरा पहला गीत है, उसमें पहली बार जब कोई व्रती छठ करती है तो उसके मन उमड़ते हैं, उसका वर्णन इस गीत में है। छठी मैया बरत
करिहा क्षमा छठी मैया, भूल चुक गलती हमार, भूल चुक गलती हमार। पहिले पहिले हम कैनी छठी मैया व्रत तोहार, छठी मैया व्रत तोहार। गोद के बालक बाग दीहा, छठी मैया ममता दुलार, छठी मैया ममता दुलार। पिया के सनहिया बनेहा, मैया जिहा सुख सार, मैया जिहा सुख सार। पहिले पहिले हम कैनी छठी मैया व्रत तोहार। नारियल केरुआ दूधा, साजल नदिया किनार, साजल नदिया किनार। सुनी हारज छठी मैया, बहरे कुल परिवार, बहरे कुल परिवार। पहिले पहिले हम कैनी छठी मैया व्रत तोहार, छठी मैया व्रत तोहार। घाट सजवली मनोहर, मैया तोरा भक्ति अपार, मैया तोरा भक्ति अपार। लीना रंगिया मैया, दीनी आशीष हजार, दीनी आशीष हजार। पहिले पहिले हम कैनी छठी मैया व्रत तोहार, छठी मैया व्रत तोहार। करिहा क्षमा छठी मैया, भूल चुक गलती हमार, भूल चुक गलती हमार। आवाज ठीक से आ रही थी मेरी? हाँ, बहुत जी सुंदर, जी, बहुत बहुत प्यारी। सुंदर। हाँ, तो जी बोलिए। जी बहुत प्यारी वॉइस थी और बहुत प्यारी आ भी रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं जैसे कि छठ में 4 दिनों का त्योहार होता है ये, तो जब सूरज देवता उगते हैं तो उसके ऊपर एक गीत है, वो मैं प्रस्तुत कर रही हूँ।
पर उगिलन सूरज मल झाके झोंके, केलवा के पात पर उगिलन सूरज मल झाके झोंके, हे करेलू छठ बरतिया से झाके झोंके, हे करेलू छठ बरतिया से झाके झोंके, केलवा के पात पर उगिलन सूरज मल झाके झोंके, केलवा के पात पर उगिलन सूरज मल झाके झोंके, हे करेलू छठ बरतिया से झाके झोंके, हे करेलू छठ बरतिया से झाके झोंके। अमरुदिया के पात पर उगिलन सूरज मल झाके झोंके, अमरुदिया के पात पर उगिलन सूरज मल झाके झोंके, हे करेलू छठ बरतिया से झाके झोंके, हे करेलू छठ बरतिया से झाके झोंके। हम तो से पूछी बरतिया रे बरतिया से केकरा लागी, हम तो से पूछी बरतिया रे बरतिया से केकरा लागी, हे करेलू छठ बरतिया से उनके लागी, हे करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी। हम रोजे स्वामी तो हन ऐसन स्वामी से उनके लागे, हम रोजे स्वामी तो हन ऐसन स्वामी से उनके लागे, हे करेली छठ बरतिया से उनके लागे, हे करेली छठ बरतिया से उनके लागे। नरियर के पात पर उगिलन सूरज मल झाके झोंके, नरियर के पात पर उगिलन सूरज मल झाके झोंके, हे करेलू छठ बरतिया से झाके झोंके, हे करेलू छठ बरतिया से झाके झोंके। हम तो से पूछी बरतिया रे बरतिया से केकरा लागे, हम तो से पूछी बरतिया रे बरतिया से केकरा लागे, हे करेलू छठ बरतिया से केकरा लागे, हे करेलू छठ बरतिया से केकरा लागे। हम रोजे बेटी तो हन ऐसन बेटिया से उनके लागे, हम रोजे बेटी तो हन ऐसन बेटिया से उनके लागे, हे करेली छठ बरतिया से उनके लागे, हे करेली छठ बरतिया से उनके लागे। केलवा के पात पर उगिलन सूरज मल झाके झोंके, केलवा के पात पर उगिलन सूरज मल झाके झोंके, हे करेलू छठ बरतिया से झाके झोंके, हे करेलू छठ बरतिया से झाके झोंके, हे
करेलू छठ बरतिया से झाके झुके। धन्यवाद। मैं एक और गीत प्रस्तुत करूंगी। जब सुबह में हम सूरज देवता को अर्घ देते हैं तो व्रती बैठ के सूरज देवता का इंतजार करती है और विभिन्न गीतों को प्रस्तुत करती है और पानी में खड़े होके उनके आने का इंतजार करती है और उनकी प्रार्थना करती है। तो उसी पे आधारित यह गीत है। माना जाता है कि छठी मैया के आगे हम जो भी मन्नत मांगते हैं वो पूरी हो जाती है। तो इसी में कि जितने भी दुखी लोग हैं जिनकी मनोकामना पूरी मतलब वो चाहते हैं कि उनकी मनोकामना पूरी हो, तो उसी पे स्वास्थ्य ठीक हो और परिवार उनका सकुशल हो, तो यह गीत उसी पे आधारित है। उगहे सूरज देव भेल भेल सरवा, अरग केरे बेरवा, पूजन केरे बेरवा उगहे सूरज देव भेल भेल सरवा, अरग केरे बेरवा, पूजन केरे बेरवा बड़की पुकारे देव दोनों कर जोरवा, अरग केरे बेरवा, पूजन केरे बेरवा बांझन पुकारे देव दोनों कर जोरवा, अरग केरे बेरवा, पूजन केरे बेरवा अन्हरा पुकारे देव दोनों कर जोरवा, अरग केरे बेरवा, पूजन केरे बेरवा निर्धन पुकारे देव दोनों कर जोरवा, अरग केरे बेरवा, करम केरे बेरवा सबे पुकारे देव दोनों कर जोरवा, अरग केरे बेरवा, पूजन केरे
उगहे सूरज देव भिल भिन सरवा अर्घ केरे बिरवा पूजन केरे बिरवा उगहे सूरज देव भिल भिन सरवा अर्घ केरे बिरवा पूजन केरे बिरवा बड़ की पुकारे देव दोनों कर जोड़वा अर्घ केरे बिरवा पूजन केरे बिरवा धन्यवाद। अगर वक्त और हो तो मैं एक दो गीत और प्रस्तुत कर दूं। आशुतोष जी, जी सर। आशुतोष जी, इनसे 5 गीत सुनवाइए, अभी 3 हुआ है, 2 जी, और जी, सुनवाइए। मैं अपना व्याख्यान कम कर दूंगा, मुझे बोलने का शौक नहीं है, सुनने जी, की जी। आज मुझे इच्छा है, इसलिए सुना दीजिए। दीदी जी हरी झंडी मिल गई है। बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना प्यार देने के लिए। और जैसे छठ घाट पे मनाया जाता है तो सभी अपना जो प्रसाद होता है वो उठा के ले जाते हैं अपने सर पे, कंधे पे। तो उसी दौरान ये गीत है, प्रस्तुत करती हूँ मैं। कांच ही बस के बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। कोई ना बलम जी कहरिया, बहंगी घाट पहुँचाए, बहंगी घाट पहुँचाए। बात जे पूछे ला बटोहिया, बहंगी केकरा के जाए, बहंगी केकरा के जाए। कांच ही बस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। बात जे पूछे ला बटोहिया, बहंगी केकरा के जाए, बहंगी केकरा के जाए। तू तो आंधर हुए रे कटोहिया, बहंगी छठी मैया के जाए, बहंगी छठी मैया के जाए। ओहे रे बारी छठी मैया, बहंगी उनका के जाए, बहंगी उनका के जाए। कांच ही बस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए।
जी कहरिया बहंगी घाटे पहुँचाए, बहंगी घाटे पहुँचाए। उहे जे बाड़ी छठी मैया बहंगी उनका के जाए, बहंगी उनका के जाए। बाटे जे पूछे लागटोहिया बहंगी के कुरा के जाए, बहंगी के कुरा के जाए। कांच ही बस के बहंगिया बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। हुए ना बलम जी कहरिया बहंगी घाटे पहुँचाए, बहंगी घाटे पहुँचाए। बाट जे पूछे लागटोहिया बहंगी के कुरा के जाए, बहंगी के कुरा के जाए। कांच ही बस के बहंगिया बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। अंततः मैं एक और गीत, आखिरी गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। इसमें जो भी व्रती है वो छठी माई से क्या क्या विनती करती है और किस तरीके से चाहती कि उनकी मन्नत पूरी हो जाए। और हमारी भी यही मन्नत है कि पूरे विश्व का कल्याण हो। इसी के साथ मैं एक गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। लाज बचाए छठी मैया हो, असिया पूरन हो, असिया पूरन हमरा के सभी फल दे हो,
अस्या पूरना अस्या पूरना सुनहु विनती मोर मैया हो अस्या पूरना अस्या बेटा बेटिया को दिया खेल रही हो अस्या पूरना अस्या पूरना नित चमके मंगिया सिनुरवा हो अस्या पूरना अस्या पूरना होए आदित अमन से हो अस्या पूरना अस्या पूरना सुन छठी माए मोर बिनतिया हो अस्या पूरना अस्या पूरना होए आदित्य मन सहिया हो अस्या पूरना अस्या पूरना अस्या पूरना। धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, आपने मुझे सुना और इतना समय दिया। आशुतोष, मुझे कुछ कहना है, एक छोटी सी टिप्पणी है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि शिवाजी कॉलेज की जो ट्रेजरर हैं कुमारी प्रियंका, वो भी आपके कार्यक्रम का आनंद ले रही है और ये रिसर्च सेल की भी कॉन्वीनर है। तो मेरा तो खैर रिसर्च तो मेरा तो खैर रिसर्च इन्होंने स्वीकार नहीं हो पाया किसी भी कारण से। मैं इनको दोष नहीं दे रहा हूँ, एक व्यवस्था है, परंतु मैंने उसमें कसम खाई थी कि मैं प्रैक्टिकली लोक साहित्य को जरूर प्रस्तुत कराऊंगा। तो उन्होंने आज अपना साक्षात देख लिया होगा कि हम लोग इसी तरह के ही कार्यक्रम कराते हैं। तो ये रिसर्च सेल अगर न करता तो मैं शायद ये इस तरह के आयोजन के लिए प्रेरणा मुझे न मिलती। तो मैं उनकी ना को भी सकारात्मक रूप में ले रहा हूं कि मुझे कार्य करने का मौका मिला। खैर आशुतोष जी, अब आप बोलिए। जी सर, बिल्कुल सर। आप दीदी ने बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर गीत प्रस्तुत किया। मुझे तो मतलब अपने गांव की याद आ गई, पोखर की याद आ गई। एक-एक दृश्य आपने ऐसा वर्णन किया और मुझे तो आप में एक नई उभरती हुई शारदा सिन्हा दिखाई दे रही है। बहुत-बहुत शुभकामनाएं दीदी और बहुत ही प्यारा आपने गीत प्रस्तुत किया। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ और अब मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार दुबे को आमंत्रित करूँगा कि वे आएँ और विशेष व्याख्यान हेतु अपना व्याख्यान प्रस्तुत करें। हाँ, 1 घंटे का ही ये कार्यक्रम किया था, उसमें मुझे सुनना ज्यादा था, इसलिए मैंने व्याख्यान को बहुत शॉर्ट कर दिया है। फिर भी मैं आंचलिकता किसको कहते हैं, क्योंकि वो शब्द जब एक चल जाता है तो उसके बीच में कई भ्रांतियां उत्पन्न हो जाती हैं। और आंचलिकता शब्द का प्रयोग, आंचलिक शब्द का प्रयोग फणीश्वर नाथ रेणु ने अपने मैला आंचल की भूमिका में प्रयोग किया है। और वहां जो उनका दृष्टिकोण था वो स्थान विशेष के लिए था, स्थान के नाम से वो चीज जानी जाए। पूर्णिया का, बिहार का पूर्णिया इलाका है। अब पूर्णिया इलाका ये है कि वो बॉर्डर पर है, तो उसमें नेपाल के, मिथिला के जो मधेसी आजकल कहलाते हैं उनकी भाषा है, बंगाल की भी भाषा है, उधर आसाम का भी प्रभाव हो जाता है और इधर नीचे से पुरी वालों का भी वहाँ घुसपैठ हो जाती है भाषा के स्तर पर। तो वो जो उनका दृष्टिकोण था वो एक थोड़ा सर्वव्यापी था,
पर जब ये इसको हमने आंदोलन के रूप में जब इसको स्वीकार कर लिया, तो आंदोलन जब होता है, मूवमेंट जब होती है, तो उसमें कई चीजें सुधरते सुधरते बिगड़ भी जाती है। जैसे अभी कुछ वर्षों पहले मैत्रेयी पुष्पा का इदन मन, तो ये उपन्यास उनका चला और 16-16 पृष्ठों में वो गीत चलते आ रहे हैं। तो इतनी भी आंचलिकता अगर लोगों में है, तो बड़े क्या कहते हैं, बहादुर हृदय लेके वो इन सब चीजों को चलाते हैं। पर आंचलिकता स्थान, भौगोलिक सीमाओं से घिरा हुआ एक क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र, भूगोल से जुड़ा हुआ, ये सब विशेषताएं बताई जाती हैं। परंतु मैं आंचलिकता को आज के अगर हम संदर्भ में देखें, तो हमारे पास एक अच्छा उदाहरण है दिल्ली। दिल्ली जो नाम है राज्य के स्तर पर, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, ये एक इसका मूल स्वरूप है। परंतु इसका जब विस्तार हो रहा है, अब इसका विस्तार किस रूप में हो रहा है? दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, जिसको एनसीआर भी कहा जाता है। तो वो जब हम दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की बात करते हैं, तो मैं क्योंकि दिल्ली को ही मैं उदाहरण दे रहा हूं, वैसे मैं बांदा का भी दे सकता था, परंतु मैं दिल्ली का इसलिए दे रहा हूं कि दिल्ली के विद्यार्थी भी यहाँ हैं, तो थोड़ा समझें। जब हम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कह देते हैं, तो दिल्ली अंचल से जुड़े हुए जितने भी क्षेत्र हैं, वो दिल्ली की विशेषताओं को उजागर करने वाले होते हैं। जैसे मैं बदरपुर से आपसे शुरू करता हूं, फरीदाबाद। अब फरीदाबाद जो है इंडस्ट्रियल हब है, वहां बहुत उद्योग लगे हुए हैं और दिल्ली से सटा हुआ है, वो भी एनसीआर में शामिल हो गया है। गुड़गांव साइबर सिटी के रूप में विकसित हुआ है, तो वो दिल्ली एनसीआर का प्रतिनिधित्व करता है। इस तरफ अगर आप झज्जर जाएं, तो झज्जर में भी एक बिजली का बड़ा भारी प्लांट लग रहा है, जिससे दिल्ली को बिजली की सप्लाई होती है। तो चौथा अगर हम करें, तो वो बहादुरगढ़ का इलाका है, रोहतक का इलाका है, और रोहतक जो है सारी दिल्ली की विशेषताओं को समाहित किए हुए है। सोनीपत की भी यही स्थिति है। अब आप चले आइए बागपत और मेरठ, दिल्ली से ये ज्यादा दूर नहीं है, परंतु जो यहाँ की भाषाएं हैं, जो बोलियां हैं, उसमें आप देवनागरी बोल तो हिंदी रहे हैं, पर हिंदी में अपने क्षेत्र की विशेषताओं को वो जरूर प्रयोग में लाते हैं। यही आंचलिकता है। केंद्रीयता के साथ अपने अस्तित्व को समाहित करके एक नया स्वरूप प्रस्तुत करना मैं आंचलिकता मानता हूं। और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में जो हमारे सामने अब दिल्ली का स्वरूप उभर रहा है, वही आंचलिकता की सही परिभाषा हो सकती है। विभिन्न इलाकों के जुड़े हुए लोग, अब तो विस्तार हो गया है काफी, और अब तो 140 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र जो है दिल्ली का हो गया है। अगर मैं ये एनसीआर से जुड़े हुए लोग चीजों को मैं जोड़ दूं, क्योंकि दिल्ली में निवास की बड़ी भारी समस्या होती जा रही थी। मेट्रो के विस्तार ने उसको एक नया स्वरूप दिया। अब आप इंदिरापुरम से दिल्ली के किसी कोने में सेवा करने के लिए आ सकते हैं। तो मेट्रो की जो सुविधा हुई है, इसने दिल्ली अंचल के स्वरूप को बदल दिया है, और दिल्ली के चारों दिशाओं में मेट्रो की सेवा का विस्तार हो गया है। तो आज हम जब दिल्ली अंचल की बात करते हैं, तो हमारे सामने साइबर सिटी के रूप में, मेट्रो के रूप में, बस की सेवा के रूप में, और विभिन्न केंद्र सरकार के तो प्रतिष्ठान है, उनको कहने की जरूरत मुझे नहीं है। मैं यहाँ पे अंचल की बात कर रहा हूँ, स्थान की बात कर रहा हूँ। आप दिल्ली के पश्चिमी इलाके में चले जाइए, हिंदी का प्रयोग हो रहा है, पर वो जब स्थानीय तत्वों का समावेश करते हैं उस हिंदी में, तो हिंदी का आकर्षण और बढ़ जाता है, और यही एक राजभाषा के स्वरूप का पहला कदम होता है।
बिना आंचलिकता के केंद्रीयता हो ही नहीं सकती है। अंचल किसी एक वर्ग विशेष के लिए नहीं होता है। अंचल एक संपूर्णता को आत्मसात करने वाली एक स्थिति होती है, जो स्थिति एक शब्द के उच्चारण में हमें प्रतिफलित होती है, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। अब उसका अंग्रेजी अनुवाद एनसीआर हो गया है। तो एनसीआर में जितनी भी विशेषताएं हैं, भस्सा पट्टौल की हो, चाहे कोई भी गांव हो नेओडा का, वो भी अब दिल्ली की राजधानी से जुड़कर एक नए हिंदी की भाषा का स्वरूप तय कर रहा है। और राजधानी के निर्माण में, राजधानी के विकास में इन सभी क्षेत्रों का किसी न किसी रूप से हम योगदान पाते हैं। अब जहां तक आंचलिकता है, शुरू हुई थी स्थान से, हो गया वो जनपद, मतलब जिला, और एक जगह स्टेट भी इसके नाम से बन गया। अरुणाचल प्रदेश आपने सुना होगा, तो अरुणाचल प्रदेश स्टेट हो गया। पर जब ये मूवमेंट चला तो इसको राजनीतिकरण होने के कारण इसका वह स्वरूप हमें नहीं दिखाई पड़ता है जो इसके शुरुआत में था। जैसे पूर्वांचल अस्तित्व में आ गया, मिथिलांचल अस्तित्व में आ गया, पहले उत्तरांचल, आजकल वो उत्तराखंड हो गया है। ये जो क्षेत्रीयता के रूप जो हैं, ये आंचलिकता में पर्वत भी है, पठार भी है, मैदान भी है, समुद्र का तटीय इलाका भी है। हम आंचलिकता को किस रूप में देखते हैं? आंचलिकता जो है वो एक समझिए संसद है, भारतीय संसद है। विभिन्न अंचलों के लोग आकर अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और भारत के देश के की एकता में अपना योगदान देते हैं। अनेकता में एकता का जो कॉन्सेप्ट है, जो अवधारणा है, वह आंचलिकता के द्वारा ही प्रकट हो सकती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि चांदनी चौक का इलाका या बांदा लोकसभा क्षेत्र या पटना लोकसभा क्षेत्र, जब आप पटना लोकसभा क्षेत्र का नाम लेंगे तो वहां का प्रिय व्यंजन लिट्टी और चोखा आपके बिल्कुल, जो लोग उससे परिचित हैं, लिट्टी और चोखा का आनंद उनके जीभ पर तैरता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो स्थान, भूगोल और राज्य, ये सब विकास के क्रम है, परंतु फणीश्वर नाथ रेणु का जो अंचल था वो स्थान आधारित था। आज आंचलिकता के 2-3 रूप हम देख सकते हैं। एक तो है भावबोध। आंचलिकता भावबोध है, ये बोध है एक प्रकार से। और ये भावबोध कब बन जाता है? अभी एक पुस्तक आई है ममता कालिया का, इलाहाबाद प्रवास के दौरान उन्होंने जो इलाहाबाद में रहकर जो अनुभव प्राप्त किए, उसको उन्होंने बड़े सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। आज ही एक और नई रचना आई है, डॉक्टर मयंक मयूरी, इनकी भी रचना जो है मराठी, महाराष्ट्र से ये संबंध रखती हैं। तो उनकी रचना लोक जीवन, आज ही उसके बारे में समीक्षात्मक टिप्पणी मैंने पढ़ी है। तो लोग लिख रहे हैं। अब आंचलिकता का जो नया स्वरूप आ गया है, जिसको हम लोग ज्यादा प्रचलित कर रहे हैं भिन्न भिन्न अपने दृष्टिकोणों से, वो है लोक। हम लोक साहित्य में आंचलिकता मान लेते हैं। आंचलिकता सर्वव्यापी गुण है और ये ज्यादा व्यापक है। अंचल में मैदान भी होगा, पर्वत भी होगा और समुद्र का किनारा भी होगा। अगर आप देखना चाहें तो कहा जाता है भारतीय प्रायद्वीप, भारतीय महाद्वीप के देश। तो भारतीय महाद्वीप जब हम बात कर देते हैं तो उसके आसपास दक्षेश के सारे देश शामिल हो जाते हैं। क्या उनमें रहन सहन अलग है? क्या उनमें आचार विचार अलग है? तनाव की बात मैं नहीं कर रहा, तनाव अलग चीज है, वो राजनीतिक विषय है। क्या उनकी वेशभूषा अलग है? इन प्रश्नों पर आप देखिए। तो आंचलिकता जो है वो रीजन से होती है, क्षेत्र से होती है। वह रीजन नहीं
जो आम जनता में प्रचलित है। रीजन से जब हम बात करते हैं तो 4 दिशाएं होती हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। तो आप इन दिशाओं में आंचलिकता को क्यों नहीं खोजते हैं, और इसी में ही खोजना चाहिए। पहली रचना आई थी मैला आंचल, तो यह मान लिया गया कि भारत का पूर्व, इसमें बिल्कुल साक्षात इसके दर्शन होते हैं। अब याद करिए भूपेंद्र हजारिका का, जब वो गंगा की स्तुति करते थे तो कहीं से नहीं लगता था कि वो असमिया के ही हैं, वो पूरे भारत के गायक माने जाते थे। तो गंगा एक प्रतीक था। आज के कार्यक्रम में छठ मैया को केंद्र में रखकर हमने बात कही है। तो छठ मैया केवल बिहार वालों की नहीं है, छठ मैया के गीत मिथिला में भी गाए जाते हैं। छठ मैया के गीत जो है भोजपुर इलाके में भी गाए जाते हैं। छठ मैया के गीत जो है मगध इलाके में भी गाए जाते हैं। जहां वज्जिका, अंगिका ये प्रदेश जो बोली है, इन क्षेत्रों में भी छठ मैया गाई जाती है, छठ मैया के गीत गाए जाते हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि मैं पंजाब गया था, पंजाब में भी छठ के गीत मुझे सुनने को मिले हैं। तो छठ जो है वो एक स्थान विशेष की नहीं रह गई है, बिहार विशेष की नहीं रह गई है, यह अखिल भारतीय स्तर की हो गई है। जैसे कलकत्ता की काली देवी का प्रचार है, कन्याकुमारी की कुमारी कन्या की प्रतिष्ठा है, उसी प्रकार छठ मैया जो है लगभग पूरे उत्तर भारत में, जैसे वैष्णो माता, वैष्णो देवी एक का स्वरूप है, ठीक उसी प्रकार का स्वरूप छठ मैया का भी हो गया है। और छठ मैया सिंह पर सवार न भी हो, सूर्य की पुत्री हैं और वरदान देने वाली हैं, आशीर्वाद देने वाली हैं, और दुखों और पीड़ित व्यक्तियों के दुख को सुनने वाली हैं। यह छठ मैया के एक लोक अवधारणा है। और वैसे आंचलिकता में लगभग 11 तत्व होते हैं। मैं उसमें से कुछ की बात कर देता हूं जो आंचलिकता के स्वरूप को निर्धारित करते हैं, क्योंकि आंचलिकता में विभिन्न लोक होते हैं। बहुत बहुत बड़े क्षेत्र को आप लेकर चलते हैं तो हर इलाके में लोक संस्कृतियां हैं। तो हर 10 किलोमीटर पर वाणी बदल जाती है, रीति रिवाज बदल जाता है। तो उन परिवर्तनों को भी रेखांकित आंचलिक साहित्य में किया जाता है। दूसरा है लोक कथा। लोरिक की कथा आप जानिए, बना वाराणसी में बड़ी लोक प्रचलित कथा है और वो लोकगीत के रूप में गाई जाती है। तो लोरिक और चंदा चंदायन की कथा जो है वो लोकगीत के रूप में आज भी सुरक्षित है। तो वो लोकगीत वो ज्यादा प्रचारित नहीं हो पाया, इसलिए वो क्षेत्र विशेष तक सीमित रह गया, क्योंकि जब तक आप उस व्यापक होने के लिए कुछ तत्वों को ग्रहण करना होता है। छठ मैया ने आधुनिक परिवेश में, आधुनिक रहन सहन में, जैसे अभी आस्था ने पोखर की बात कही है, तालाब की बात है। आजकल कृत्रिम जो है पोखर बना लिए जाते हैं, कृत्रिम रूप से उसमें आधे घुटने तक पानी की व्यवस्था कर दी जाती है। तो विकास को जो आत्मसात करके चलता है वह ज्यादा स्थायी होता है और आंचलिकता विकास को स्वीकार करती है। अब वो बलविंदर बाबू को याद, बद्री बाबू को याद करिए, मैला आंचल के, और वहां के उच्चारण को याद करिए। क्या उसमें आपको आत्मीयता, भारत की आत्मा के दर्शन नहीं होते हैं? ठीक उसी प्रकार लोक आख्यान भी हैं। रूप और बसंत की दिल्ली इलाके में, दिल्ली के आसपास के इलाके में रूप बसंत की लोक कथा बहुत प्रचलित थी और लक्ष्मीचंद का जो गायन है वो बहुत प्रसिद्ध था। अब वो किन्हीं भी कारणों से, चाहे वो भौगोलिक चाहे राजनीतिक कारणों से, वो गायन दिल्ली में प्रचलित नहीं हो पाया, वो अलग बात है। परंतु लक्ष्मीचंद की का साहित्यिक योगदान आंचलिक दृष्टि से कम नहीं है। वो आधुनिक युग के कबीर हैं। उनकी रचनाओं को जितना मैंने पढ़ा है,
कबीर की वाणियों में और लक्ष्मीचंद की रागनियों में कोई खास अंतर हमें दिखाई नहीं पड़ता है। तो ये आंचलिकता जो है एक बोध है, एक भाव बोध है, और इसको भाव बोध तभी हो सकता है जब हम उस अंचल में जाकर रहें, कुछ समय बिताएं, वहां के लोगों से साक्षात्कार करें। मैं चित्रकूट गया था, एक दिन के लिए गया था, पर मुझे चित्रकूट जो है वो विदेशी भूमि लगी ही नहीं। मुझे लगा ही नहीं कि मैं विदेशी जगह आया हूँ, क्योंकि मैं गांव जाता हूँ अपने पैतृक में, अपने ससुराल में, और चित्रकूट जो कि लगा हुआ है, हालांकि भौगोलिक दृष्टि से बहुत अंतर है। वो बड़े बड़े मैदान, बड़े बड़े खेत हमें नहीं दिखाई पड़े हैं, और चित्रकूट में जाकर मुझे ये महसूस हुआ, ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। डॉक्टर उत्तम जी जेसीबी मशीनें लगाकर, पत्थर उखाड़कर नए नए खेत बनाए जा रहे हैं, जिससे कि हम उसको खेती कर सकें। ये एक नया परिवर्तन चित्रकूट में हमें दिखाई पड़ा है। और जो बातें दिल्ली की हैं, वो दिल्ली की विशेषताएं तो है ही हैं। हाँ, उत्तम जी कुछ टिप्पणी करना चाहते हैं? जी नहीं सर, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, तो चित्रकूट में ये जो नई नई दृष्टि आई है, जेसीबी मशीनों के द्वारा हम पत्थर को उखाड़कर उसको एक तरफ करके उसको हम बाहरी दीवार के मेड़ के रूप में उसको हम सुरक्षा की दृष्टि से प्रयोग करेंगे, और पत्थर को हटाकर हम खेती करेंगे। ये नया दृष्टिकोण मैंने चित्रकूट में जाकर देखा है। मैं तो खैर अभी एक दिन के लिए गया था, और आपको जान के आश्चर्य होगा, चित्रकूट की भौगोलिक रचना ऐसी है कि इसमें आप किसी एक बोली को महत्व दे ही नहीं सकते हैं। उस तरह एक तरफ बघेली का प्रभाव है, बांदा के उत्तर महोबा होने के कारण बुंदेली का प्रभाव है, और चित्रकूट इलाहाबाद होने के कारण, पास होने के कारण आपको अवधी की विशेषताएं भी वहां की बोली में मिल जाएंगी। और मानिकपुर मिर्जापुर के साथ लगता है, तो इसलिए मिर्जापुर की भौगोलिक विशेषताएं आपको चित्रकूट में भी मिल जाएंगी। और वैसे मध्य प्रदेश और यूपी की सीमा जो है वो चित्रकूट में लगती है। तो ये आंचलिकता में ही भारतीयता आती है। अनेकता में ही एकता तभी सिद्ध हो सकती है जब अनेकत्व तत्व को हम जिए, उनके साथ हम आत्मसात हो। बिना आंचलिकता के आप एकता ड्राइंग रूम में बैठकर बनाते रहिए अनेकता में एकता, तो ड्राइंग रूम में एसी के कमरों में एकता नहीं आती है। एकता जो है आंचलिकता से आती है। जब दिल्ली का व्यक्ति गांव में जाता है, वहां की समस्याओं को सुनता है, वहां के रीति रिवाज से परिचित होता है, तभी मायने में, सही मायने में वह भारतीय है। केवल दिल्ली में रहकर दिल्ली में जीवन बिता देना और दिल्ली में ही जन्म लेके मृत्यु प्राप्त हो जाना, वह आंचलिकता अनेकता में कभी नहीं बदल सकती है। तो इसलिए हमें थोड़ा सा चिंतन करने की आवश्यकता है। फणीश्वर रात रेणु का जो आंचलिक शब्द है वो बहुत व्यापक है। उसमें लगभग 11 विशेषताएं हैं लोक की। लोक प्रवाह भी है, लोक कथा भी है, लोक भाषा भी है, लोक वार्ता भी है, और लोक साहित्य भी है। 11 लोक के तत्वों को मिलाकर एक नया शब्द बना जिसको आंचलिकता कहते हैं। अंचल जो है एक तरह से अगर मैं ज्यादा न बोलूं तो एक देश का भी प्रतिनिधित्व करता हुआ दिखाई पड़ेगा। जब हम देश की बात करते हैं तो कह देते हैं भारतीय महाद्वीप के देश। तो भारतीय महाद्वीप के देश जब हम कहते हैं, क्या उसमें आंचलिकता नहीं दिखाई पड़ती है? तो इसलिए आंचलिकता और लोक साहित्य, लोक जीवन, आंचलिकता लोक जीवन की अभिव्यक्ति है, अंतिम सीढ़ी है। और बिना आंचल में गए, बिना उस स्थान पर गए, विभिन्न टिप्पणियों के द्वारा हम उस स्थान के बारे में जो अवधारणा बना लेते हैं वह गलत है। तो स्थान पे जाकर वहां अनुभव लेकर और तब आप कोई अगर बात कहते हैं तो वही आंचलिकता कहलाती है। आंचलिकता एक तरह से प्रवास है, और हमारा भारतीय चिंतन जो है
खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश और ये बिहार, ये प्रवास में विश्वास रखता है। विदेशिया गीत कहने को तो कह देते हैं विदेशिया है, पर उस विदेशिया के जो मूल तत्व हैं, जो उसकी आत्मा है, जो उसके प्रति राग है और जो उस पीड़ा है, उसको आप समझने का जब प्रयास करेंगे तो वह जो विदेशिया है वो अखिल भारतीय गीत के रूप में, राष्ट्रीय गीत के रूप में उजागर होता है। वो जरा जो सैनिक की विधवा का जरा आप वो करुण दृश्य सुनिए, वो कितना द्रवित करने वाला है। तो वहां पूर्वांचल नहीं है, वहां मिथिलांचल नहीं है, वहां एक सैनिक की विधवा है। क्या ये आंचलिकता नहीं है? यह राष्ट्रीयता नहीं है? तो मैं इन्हीं 2-4 प्रश्नों को उठाकर अपना व्याख्यान मैं यहीं विराम दे रहा हूं। बोलने के लिए मेरे पास काफी मैटर था, परंतु मैं आशुतोष जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बड़ा अच्छा आयोजन किया और आस्था दीपाली से सीधा प्रसारण करवा दिया, जो हमारी एक इच्छा भी थी और एक ऋण भी था कि ये बच्ची उस समय जो है बीमार हो गई थी हमारे जन्मदिन के अवसर पर। कोई बात नहीं, हमने जन्मदिन की कसर वो हमने छठ मैया के रूप में वसूल कर ली है और आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और कुमारी प्रियंका भी अगर जुड़ी है, मैं उनको विशेष धन्यवाद देता हूँ। हालांकि मुझे पैसा नहीं चाहिए कॉलेज से, तनख्वाह इतना ज्यादा मिलती है कि मैं अपने विद्यार्थियों को सिखा सकता हूँ कि लोक साहित्य और आंचलिकता में क्या अंतर है। फिर भी वो आई और उन्होंने अपना समय दिया, तो ट्रेजरार के लिए समय निकालना जरा मुश्किल होता है। तो मैं विशेष रूप से डॉक्टर उत्तम सिन्हा की तरफ से तो दे ही रहा हूं, मैं अपनी तरफ से और अपने विद्यार्थियों की तरफ से उनका विशेष आभार व्यक्त करता हूं कि बड़ा कीमती समय उन्होंने हमें दिया है। अब आशुतोष जी संचालन आप करिए। बहुत ही सरल और स्पष्ट शब्दों में सर आपने आंचलिकता को आधुनिक संदर्भों में समझाया और विदेशिया गीत का भी जिक्र किया आपने। तो एक छोटी-सी विदेशिया गीत पे लाइनें हैं, वो ये है, इस लाइनों में आधुनिक व्यंग भी है। कहता है कवि कि इतने निर्मोही कैसे सजन हो गए, इतने निर्मोही कैसे सजन हो गए, किसकी बाहों में जाकर मगन हो गए। इतने वाह, निर्मोही कैसे सजन बहुत बढ़िया। हो गए, किसकी बाहों में जाकर मगन हो गए। कहना है यहाँ पर नायिका का कि पहले होता था, अभी भी हो रहा है कि गाँव से प्रवास अधिक होता था, तो आदमी कमाने चले जाते थे, तो हमारे बिहार, यूपी के लोग ज़्यादातर बंगाल जाया करते थे। तो बंगाल में ऐसा कहा जाता था कि वहाँ पे डायन रहती है और वो आदमी को कबूतर बना के रख लेती है। तो वो उनकी नायिका हाँ, तो गा रही है कि इतने निर्मोही कैसे सजन हो गए, किसकी बाहों में जाके मगन हो गए। लौ तो कह रही है कि किसकी बाहों में जाकर मगन हो गए, लौट कर के ना आए मेरे पिया, लौट कर के ना आए मेरे सजन, आदमी ना हुए काला धन हो गए, आदमी ना हुए काला धन हो गए, इतने निर्मोही कैसे सजन हो गए, किसकी बाहों में जाकर मगन हो गए। तो काला धन जो है यहाँ पर आधुनिक संदर्भ है और अगर आप काला धन को समझ जाएं तो बस फिर क्या कहने हैं, ये गीत अमर हो गया है फिर तो। मैं इसी शब्दों के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ और अपने साथी राकेश जी को आमंत्रित करता हूँ कि वे आए और धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करें। राकेश जी, आप आमंत्रित हैं। मंच पर आमंत्रित करने के लिए आशुतोष आपका धन्यवाद। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं राकेश कुमार, तृतीय वर्ष का छात्र, आप सभी के समक्ष धन्यवाद ज्ञापन लेकर प्रस्तुत हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज छठ पर्व के उपलक्ष्य में हम सभी शिवाजी कॉलेज के हिंदी विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। यह कार्यक्रम पिछले 1 घंटे 15 मिनट से अत्यंत सुंदर एवं आकर्षक तरीके से समाप्ति की ओर बढ़ चला है। इसी कड़ी में मैं अपने शिवाजी कॉलेज के प्राचार्य
शिव कुमार सहदेव सर का आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही हमारी हिंदी विभाग की प्रभारी महोदया रुचिरा ढिंगरा मैम जी का भी तहे दिल से आभार कि आपने हमें यह सुंदर एवं आकर्षक कार्यक्रम कराने हेतु अनुमति प्रदान की। सर मैम आपका विशेष रूप से आभार। इसी के साथ मैं प्रसिद्ध गायिका आस्था दीपाली दीदी का भी आभार प्रकट करता हूँ। आपने इतना सुंदर और प्यारा गीत गाया जिससे हमारा मन भक्ति भाव में सराबोर हो गया। दीदी आपका भी विशेष रूप से बहुत बहुत आभार। आज के वक्ता डॉक्टर सर्वेश कुमार दुबे सर ने आज आंचलिक साहित्य का स्वरूप पर अपना व्याख्यान अत्यंत सरल और स्पष्ट शब्दों में हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। सर आपका भी विशेष रूप से आभार। हिंदी विभाग के सभी गुरुजनों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और साथ ही सभी वरिष्ठ साथियों, अनुजों एवं सहपाठियों और साहित्य संगम कार्यकारिणी के सदस्यों का भी आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि यह कार्यक्रम आपके बिना सफल नहीं हो पाता। आप सभी उपस्थित हुए, इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग दिया, आपने अपना बहुमूल्य कीमती समय निकाला, इसके लिए आप सभी का विशेष आभार। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। सर मैं कुमारी प्रिया मैम से अनुरोध करूंगा कि वो कुछ शब्द कहें। उन्होंने 2 बार माइक ऑन किया था लेकिन वो बोल नहीं पाई। मैम अगर आप सुन रही हैं तो 2 शब्द। उनकी बहुत ही आवाज अच्छा। सुनना चाहता हूँ, बोले। हाँ आ रही है, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, आ रही है। यस मैम। सभी को बहुत बहुत बधाई। बहुत बढ़िया प्रोग्राम का आयोजन हुआ और पता चला कि हमारे कॉलेज के विद्यार्थी लोकगीत में रुचि रखते हैं और डॉक्टर सर्वेश कुमार दुबे जी का विशेष रूप से धन्यवाद कि वो छात्रों में जो हमारी लोकगीत है वो विलुप्त ना हो जाए, इसका ध्यान रख रहे हैं, बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं। तो आपको विशेष रूप से बहुत बहुत बधाई। और छात्रों को भी आपने बहुत बढ़िया प्रोग्राम का आयोजन किया। आस्था दीपाली जी ने हमें बहुत अच्छे छठ पूजा के गीत सुनाए। तो आपका भी बहुत बहुत आभार। बहुत बढ़िया प्रोग्राम। सभी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। हाँ बेटा आस्था बोलो। आस्था बेटिया बोलो जरा। जी सर। हाँ बोलिए बेटा। नहीं सर, आप सभी का बहुत बहुत आभार जो आपने मुझे मौका दिया और आमंत्रित किया और सभी का प्यार और आशीर्वाद मिला। मुझे इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। बेटा आपसे परिचय मेरा सीधा नहीं था, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। शुभम सिंह हमारे विद्यार्थी रहे हैं और ऑनलाइन वो मेरे शिष्य रहे हैं 1 वर्ष तक पूरा, और पूरा ऑनलाइन ही मैं उनको जानता रहा। 1-2 बार भेंट हुई है तो उनको वो मेरे मानस पुत्र मैं उनको मानता हूँ। एक तो लौकिक पुत्र होता है, एक मानस पुत्र होता है। तो उन्होंने काफी चीजों को साकार रूप दिया और मैं उनके साकार रूप से इतना प्रभावित हूँ कि मैं कहीं अगर आज होता तो सबसे पहले नौकरी उन्हीं को ही दे देता। तो अब हम रिटायरमेंट की अवस्था में हैं, अब ज्यादा हमारे पास गुंजाइश है नहीं। बहुत देर में भेंट हुई, फिर भी मैं इस कलयुग के छल प्रपंच वाले युग में भी मैं एक बात विश्वास से कह सकता हूँ कि जिस तरह हमारा ईश्वर सुनने वाला है, उसी प्रकार शुभम की भी मनोकामना पूर्ण हो और वो भी दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यापक के रूप में उनकी नियुक्ति हो। मैं यही इच्छा करता हूँ। नहीं दिल्ली हो पाए तो जेएनयू में हो जाए, अंबेडकर में हो जाए, इंद्रप्रस्थ में हो जाए, कहीं हो जाए, वो हमारे पद को सुशोभित करें। मैं इतनी ही बात उनको कह सकता हूँ। बाकी आपका भविष्य तो बहुत उज्जवल है और बहुत तभी कम उम्र में आपने इतनी अच्छी प्रस्तुति की है और मैं मालिनी अवस्थी के रूप में आपको देख रहा हूँ और मैं उनका कार्यक्रम, मैं उनसे परिचित भी हूँ, व्यक्तिगत रूप से भी मैं जानता हूँ उन्हें। तो मालिनी अवस्थी को शायद मैं कर्म के हिसाब से
कर्म के हिसाब से आगामी मालिनी अवस्थी के रूप में मैं आस्था दीपाली को ये दर्शन कर रहा हूँ। और उस वक्त तो ये बहुत बड़ी गायिका हो जाएंगी, शायद मेरी आवाज तक भी नहीं पहुंच पाएगी। तो अभी तो खैर बिटिया है, पर भारतीय परंपरा में पिता को याद रखा जाता है, गुरु को याद रखा जाता है। भले ही मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, परंतु आपका इतना सम्मान मैं स्वीकार करता हूँ। और आगे ऑफलाइन जब भी मौका मिलेगा, मैं मकर संक्रांति के आसपास सुनना आपको चाहूंगा। और आशुतोष जी को ही सारी व्यवस्था करनी है। निमंत्रण मैं अभी ही दे रहा हूं कि मकर संक्रांति के अवसर पर आप मकर संक्रांति के भी गीत हमें सुनाएंगी। और इसी उम्मीद के साथ मैं आशुतोष को संचालन सौंप रहा हूं। जी सर, बिल्कुल आपने सत्य कहा सर। मालिनी अवस्थी जी के दर्शन भी हो रहे हैं। अब मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप सभी अपना वीडियो ऑन कर लें तो हम एक स्क्रीनशॉट लें। उत्तम जी वीडियो खोल लीजिए। कुमारी प्रियंका, वो वीडियो खोल लीजिए आप लोग सब, एक फोटो हो जाए ग्रुप। राकेश जी ले लीजिए। एक मिनट। कुमारी प्रियंका, आवाज सुन रही हो तो वीडियो खोल लीजिए। डॉक्टर उत्तम, आप भी खोल लीजिए वीडियो। हाँ, बहुत अच्छा। हाँ, उत्तम जी खोलिए जरा। हाँ, अब आप लीजिए, सब दिखाई पड़ रहे हैं। अरे चेहरा तो दिखाइए कुमारी प्रियंका जी, पूरा चेहरे पर रखिए। हाँ, उत्तम जी आप भी थोड़ा सा। हाँ, अब आप लीजिए। ले लिए राकेश जी। हाँ, ले ली फोटो। जी, धन्यवाद आप सभी का, विशेष हाँ धन्यवाद। और तबीयत ठीक है? सर आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है। तबीयत आपकी ठीक है? जी सर, तबीयत सही है। और एक बात सर, और आज आस्था दीपाली जी का जन्म दिवस भी है। अरे वाह तो ये तो सोने पर सुहागा हो गया। ठीक है, आपने बता दिया है। अब जरा सोच समझ के मेरे पास आइएगा। बिल्कुल, ये आपने बता दिया कि आज जन्मदिन भी है, तो अपने बच्चों को तो फिर जरा विशेष ही उपहार होगा। तो वो उपहार के लिए आप जरूर आइएगा। और बहुत अच्छा लगा मुझे कि आपने आस्था जी का साक्षात्कार सीधे करा दिया। और मैं तो भ्रम में पड़ गया था कि वो वही